हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्र बाय डॉक्टर वर्षा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? तो जैसा आप जानते हैं कि हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं अपने पेपर वन के मॉक टेस्ट की सीरीज। तो हम ऑलरेडी 3 पेपर्स कर चुके हैं और आज हम इसका 4th पेपर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो जो भी इस क्लास को अटेंड कर रहा है अपनी अपनी अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा लाइक बटन पर क्लिक करके। लेट्स शो योर अटेंडेंस। ओके, तो वो आप लोग जरूर कर दीजिएगा। रूल आपको पता ही है, अगर रिकॉर्डेड सेशन हम देखते हैं तो क्वेश्चन को देखकर पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन का आंसर खुद करिएगा, उसके बाद फिर जो है वो आंसर देखिएगा, क्योंकि हमें प्रैक्टिस करना है। हमें सिर्फ आंसर देख के काम नहीं चलाना है, हमें खुद का दिमाग लगा के अपने आंसर्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना है। ओके, सो दिस इज द राइट वे टू डू द प्रैक्टिस। चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट गाइस। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने मौजूद है एंड दिस इज द 2023 क्वेश्चन। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड ऑफ टीचिंग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण की विचार मंथन विधि को सर्वोत्तम ढंग से वर्णित करता है। आपको बताना है ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड के लिए कौन सी टीचिंग मेथड जो है वो बेस्ट है ना। प्रोडक्शन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ आइडिया, स्मॉल स्टेप प्रेजेंटेशन विद द फीडबैक प्रोवाइडेड, कंटेंट डिलीवरी इन द ल्यूसिड लैंग्वेज, या फिर थीम बेस्ड इंटरेक्शंस अमंग द पार्टिसिपेंट। विचारों की वृहत मात्रा का उत्पादन, प्रदत्त प्रतिपुष्टि के साथ लघु सोपान प्रस्तुतिकरण, या फिर सुबोध भाषा में विषय वस्तु की प्रस्तुति, या फिर सहभागियों के बीच आधारित विषय आधारित अन्योन्य क्रियाएं। क्या होगा इसका राइट आंसर? द राइट आंसर इज ए गाइस। यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ आइडिया, विचारों की बृहत मात्रा में वृद्धि करते हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उस प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं ना कि हम एक तरह से सबके सामने आती है और सबसे इसके से विचार विमर्श किया जाता है, सबसे आइडियाज लिए जाते हैं कि उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए आप क्या करोगे। ठीक है, तो दिस इज दी ब्रेनस्टॉर्मिंग कि जिससे हम सामने वाले के आइडिया भी हमारे पास आ जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज। ओके, लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। आपको बताना है लर्नर सेंटर अप्रोच की क्या मुख्य विशेषताएं हो सकती हैं, है ना। यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए हैं, उनको देखकर आपको बताना है कि 1, 2, 3, 4 में से क्या ऑप्शन होगा। ध्यान रखना लर्नर सेंटर्ड की बात यहाँ पर की गई है ना। वीडियो को पॉज करके वीडियो को अच्छे से पॉइंट्स देखिए, उसके बाद आप लोग आंसर देखिएगा। इसका सही आंसर क्या है? द राइट आंसर इज सी। सी इज द राइट वन, क्योंकि हम लर्नर सेंटर्ड की बात कर रहे हैं, यानी कि वो जहां पर लर्नर अपने हिसाब से सारी चीजों को करने की कोशिश करता है ना। यानी कि वो थोड़ा सा ओपन माइंडेड होता है, खुद के थ्रू चीजों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा। सो इट इज सेंटर्ड ऑन द कोऑपरेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। यह विषयगत मामलों में सहकारी निर्धारण पर केंद्रित होता है। ठीक है ना। और दूसरी बात ये होती है, यस, ये सेंटर ऑन द टीचर नीड पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू द टीचर सेंटर्ड एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द लर्नर सेंटर्ड। देन इट ले एम्फेसिस ऑन द वेरिएबिलिटी ऑफ द एक्सप्लोजर। ये उद्धासन की विविधता को बल देता है ना। ये अपने हिसाब से क्या करता है, ये खुद चाहता है कि एक्सप्लोजर में वेरिएबिलिटी आ जाए, तो ये उस चीज की तरफ मूव करने पर ज्यादा ध्यान देता है। तो आपके लिए होमवर्क ये है कि टीचर सेंटर और लर्नर सेंटर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, वो इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी इसके ऊपर क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, कभी टीचर सेंटर तो कभी लर्नर सेंटर्स के बेसिस पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है कि द चैनल ऑफ स्वयं प्रभा आर अपलिंक फ्रॉम द BISAG। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये जो है ये कहाँ से लिंक होता है, स्वयं प्रभा चैनल। और जैसा आप जानते हैं स्वयं प्रभा चैनल क्या होता है, इसकी फुल डिटेल आप लोग जरूर रखिए। ये कब आया था, इसके अंदर कितने चैनल मौजूद हैं, है ना, तो वो सब आप लोगों को पता होना चाहिए। सो द चैनल ऑफ स्वयं प्रभा आर अपलिंक फ्रॉम BISAG। द राइट आंसर इज सी। सी इज द राइट वन। ये आपका कहाँ पर है? गांधीनगर से ये लिंक करता है। ठीक है, कहाँ से लिंक कर रहे हैं? ये गांधीनगर से आपका लिंक करता है। तो दिस इज रिगार्डिंग द स्वयं प्रभा। और अगर आप लोग पता है कि स्वयं प्रभा के अंदर कितने चैनल आते हैं तो उसको भी जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए, बिकॉज दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू।
और अगर आप इसको समझ पाते तो लाइक कि इसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, तो स्वयं प्रभा जो है दिस इज रिलेटेड टू द गांधीनगर, और यहाँ पर जो आपका ये BISAG जो दिया गया है, ठीक है, तो दिस इज बेसिकली फ्रॉम द, ये आपका कहाँ से है, दिस इज बेसिकली फ्रॉम द योर गांधीनगर, इसलिए इसको यहाँ पर भी बताया गया है। चलिए आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। यस, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका बेसिकली बिलोंग कर रहा है समेटिव इवैल्यूएशन से, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द समेटिव इवैल्यूएशन इन द इवैल्यूएशन प्रोसीजर। यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उनको आप देखिए, पढ़िए और फिर बताइए कि संकलात्मक आकलन का सर्वोत्तम वर्णन कौन करता है। समेटिव इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशंस, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन आप लोगों को होनी चाहिए, बिकॉज बहुत ही कॉमन से क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको देखकर बताइए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। रीड आउट कर लिया। चलिए लेट अस सी व्हाट इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर इज बी गाइस, इसका सही आंसर है बी, ठीक है, बी इज द राइट वन। समेटिव इवैल्यूएशन कब होता है, हम क्या कहते हैं, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, समेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हम बताते हैं कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन तब होता है जो ड्यूरिंग द क्लास होगा, है ना, ड्यूरिंग द क्लास होगा। तो ड्यूरिंग द क्लास का क्या मतलब हो जाता है कि जब क्लास के दौरान आप लोगों को तैयार किया जाता है डिफरेंट काइंड के टेस्ट लेकर, तो उस समय पर आप लोगों को जो इवेल्युएट किया जाता है, फीडबैक दिया जाता है, जिससे कि आप और अच्छे से काम कर सके, दिस इज द फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। वहीं अ टीचर अवार्ड ग्रेड टू द स्टूडेंट्स आफ्टर हैविंग द ट्रांजेक्टेड द कोर्स वर्क। शिक्षण पाठ्यक्रम का कार्य पूरा होने के बाद जब ग्रेड प्रोवाइड करता है तो उसको कहते हैं समेटिव इवैल्यूएशन, यानी कि जब आपके फाइनल एग्जाम होते हैं उस समय पर जब आपको रिजल्ट निकल कर आता है, दैट इज द समेटिव इवैल्यूएशन, ठीक है। एक और चीज ये मैं आप लोगों के लिए, यस, लाइक व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BISAG, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो दिस इज द, नोट कर लीजिएगा, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, है ना, ये होता है। तो ये अपलिंग होता है इससे, कहाँ, गांधीनगर में, ठीक है, कहाँ पर, गांधीनगर में। ओके चलिए लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट वन। आप क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, दिस इज ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट वन। जैसे यहाँ पर स्क्यूनेस के बारे में पूछा गया है, कर्टेसिस के बारे में भी पूछा जा सकता है, इसलिए स्क्यूनेस कर्टेसिस जरूर पढ़ना, दोनों की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है, ठीक है। अभी बताइए कि डिफरेंस फ्रॉम बीइंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इट कर्व इज स्क्यूड ऑन द राइट साइड। अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर स्क्यूड कर्व जो है वो राइट साइड हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, यानी कि अगर हम देखें तो एक नॉर्मल कर्व जो होता है वो इस तरह का होता है, बेल शेप होता है। अब यही बेल शेप अगर मान लो कि कुछ ऐसा हो जाए, है ना, या कुछ ऐसा हो जाए, ऐसा, तो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। तो दिस इज कॉल्ड दी ए, इट इज पॉजिटिव स्क्यूड। कौन सा हो जाएगा वो, पॉजिटिव स्क्यूड, अगर वो राइट साइड की तरफ उसको हो जाएगा, ठीक है। स्क्यूड अगर राइट साइड है तो वो पॉजिटिव स्क्यूड होगा, है ना। अब देख लो क्या होगा, ये देखिए, ये जो होता है ये यहाँ पर कोई भी स्क्यूड नहीं होता, जीरो स्क्यूड होगा। वहीं ये होगा आपका नेगेटिव स्क्यूड और ये होगा आपका पॉजिटिव स्क्यूड।
तो नेगेटिव स्क्यूड में आप जैसे देख ही रहे हो कि आपका जो टेल है वो आपका किस तरफ जा रही है, टेल के हिसाब से हम देखते हैं तो टेल आपका जो है वो किस तरफ जा रहा है, लेफ्ट साइड जा रहा है। और वहीं अगर आप देख रहे हो कि आपका जो टेल है वो राइट साइड जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड दी पॉजिटिव स्क्यूड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। When the consistency of data collect is measured at different point of time, it is defined as, जब समय के विभिन्न बिंदुओं पर संकलित आंकड़ों की एकरूपता मापी जाती है तो इसे क्या कहा जाता है? बताइए जल्दी से, क्या कहा जाएगा इसे? द राइट आंसर इज बी गाइस, इट इज कॉल्ड द टेस्ट रीसेट रिलायबिलिटी। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या चाह रहे हैं कि एक रूपता चाह रहे हैं, आंकड़ों की एक रूपता हमको मिले, चाहे हम कहीं से भी उसकी टेस्टिंग करें, हमको एक कंसिस्टेंसी मिले। तो कंसिस्टेंसी हमको कब मिल रही है? जब आप उसको टेस्ट रीटेस्ट करोगे। तो टेस्ट रीटेस्ट जब रिलायबिलिटी की होगी तब आपको उसकी ज्यादा कंसिस्टेंसी मिल पाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 अब आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च प्रोसीजर विल फिगर अंडर पोस्ट पॉजिटिव अप्रोच? पोस्ट पॉजिटिव अप्रोच के अंदर कौन सी मेथड आएगी? तो जैसा आपको पता है दो तरह की मेथड होती है, पॉजिटिव और पोस्ट पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और पोस्ट पॉजिटिव की एक इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि जो पॉजिटिविज्म होती है, यहाँ पर जो मेथड यूज होती है वो आपकी होती है कौन सी? क्वांटिटेटिव। और इसकी खास बात होती है कि इसमें जो मेथड होती है वो होती है क्वालिटेटिव। अब इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि कौन सी मेथड होनी चाहिए। सो द राइट आंसर इज सी गाइस, एथनोग्राफिक स्टडी जो होती है वो पोस्ट पॉजिटिज्म के अंदर आएगी, क्योंकि दिस इज द स्टडी ऑफ कल्चर, और कल्चर की जो स्टडी होगी वो कैसी होगी आपकी? वो होगी क्वालिटेटिव। ठीक है, क्वालिटेटिव। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। From the following list of learner characteristics, identify those which are associated with the field independent learner. I told you that learner से related questions पूछा ही जाता है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि कुछ शिक्षार्थियों की विशेषताओं की सूची बताई गई है, उसमें स्वतंत्र शिक्षार्थियों से जुड़े हुए कौन कौन से तथ्य हैं उन्हें आपको बताना है। ठीक है, तो स्वतंत्र विद्यार्थियों से क्या समझ में आ रहा है कि जो खुद से खुद काम करने पे ज्यादा फोर्स करते हैं वो, है ना? तो स्वतंत्र यानी कि फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स के बारे में हमें बताना है। तो द राइट आंसर इज 2 गाइस, इसका सही आंसर है 2। देखिए, तो लाइक पहला हो गया परसिव ग्लोबल एस्पेक्ट। जितने भी जो होते हैं जो फील्ड इंडिपेंडेंट लर्नर्स होते हैं ये ग्लोबल एस्पेक्ट को फोकस करते हैं, है ना? इसके अलावा इनका काम जो होता है वो ये होता है कि जनरली दे प्रेफर कंप्लीट द टास्क, जो भी ये हाथ में लेते हैं उसे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। साथ ही साथ क्योंकि ये सेल्फ इंडिपेंडेंट है तो ये हिमसेल्फ हरसेल्फ वाला फंडा ज्यादा यूज होगा इसमें, यानी कि दे कैन ऑर्गेनाइज ऑल द इंफॉर्मेशन बाय हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ठीक है, तो इसलिए ये जो 3 पॉइंट्स होंगे दे आर रिलेटेड टू द फील्ड लर्नर। बाकी फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स को फोकस करना और ये आपके कॉर्पोरेट वाला जो फीलिंग रखना, ये सारा जो फंडा होता है ये आपके डिपेंडेंट लर्नर्स का होगा। यहाँ पर आप ये दोनों के बीच का डिफरेंस भी देख सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने मौजूद है। इन यूजिंग हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च पैराडिगम, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट? ये थोड़ा सा घबराने के लिए इस तरह का नाम दे दिया गया है, और तो देखा जाए तो इट इज वेरी सिंपल कि आपका जो रिसर्च पैराडिगम है उसकी जो मैथड्स है वही यहाँ पर आपको बतानी है। तो काल्पनिक निगनात्मक अनुसंधान प्रतिमान का उपयोग करने में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम उपयुक्त माना जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले किस चीज को हम करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे? अगर आपको ये पता है किसी भी रिसर्च को करने का सबसे पहला स्टेप क्या है तो ये क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। राइट आंसर इज बी गाइस, क्योंकि सबसे पहले हम रिसर्च के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, एस्टैब्लिश करते हैं, देन हाइपोथेसिस को बनाते हैं, फिर हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, फिर हम उसको जनरलाइज करके कंक्लूजन निकाल देते हैं। ठीक है, नाउ ये कुछ मैथड दी हुई है, इसको आप लोग देख सकते हैं, ये कुछ इसकी स्टेप्स है, क्योंकि सीक्वेंस का क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम इसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने मौजूद है, जो मैं आप लोगों को रिपीटेड फॉर्म पे कई बार करवा भी चुकी हूँ, मतलब इसी के जैसे कुछ क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ। अगेन आपके सामने एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, बट यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। अभी तक हमने देखा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सी होती है, अब उसी के नाम को थोड़ा चेंज कर दिया गया। अब आपसे पूछा गया है क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडिगम के लिए कौन सी सैम्पलिंग मेथड को आप प्रेफर करेंगे। अब ये आपसे पूछा है, अब आपके लिए क्या जरूरी है, आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी में से क्वांटिटेटिव कौन सी होगी
और क्वालिटेटिव कौन सी होगी। ठीक है, ये आपको पता होगा तो ये आंसर आसानी से निकल आएगा। जल्दी से आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए और यहाँ पर आंसर ऑप्शन है उसमें से बेस्ट को चूज कीजिए। बेस्ट क्या, एक्चुअली राइट चूज करना है। ओके, द राइट आंसर इज बी गाइस। बी इज द राइट वन, क्योंकि आपको भी पता है जो प्रोबेबिलिटी होती है इसमें हम मैक्सिमम यानी कि लार्ज नंबर ऑफ डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर जो हम मेथड यूज करते हैं वो कौन सी होगी आपकी, क्वांटिटेटिव। कौन सी होगी, क्वांटिटेटिव। लेकिन जो हमारा ये वाला होता है नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड्स होती हैं, इसमें हम रैंडमली डेटा चूज नहीं कर सकते हैं, हम पर्पस के हिसाब से करते हैं, इसलिए स्मॉल डेटा चूज करते हैं, है ना। और इसके लिए इसलिए हम लोग यूज करते हैं क्वालिटेटिव, है ना। तो इस बेस पर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव की बात यहाँ पर आ जाती है। तो आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो पूछा गया है क्वांटिटेटिव के बारे में। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च यानी कि आपसे प्रोबेबिलिटी के बारे में पूछा गया। तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सी, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग एंड सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, इसलिए ABE इज द राइट वन। ठीक है, चलिए ना क्वेश्चन नंबर 11, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी। कुछ डिटेल्स यहाँ पर दी गई है, इनको भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ गुड रिसर्च, गुड टीचर इज। आपको बताना है कि एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी क्या होनी चाहिए। सब कुछ बाद में है, बट वो एक पहली क्वालिटी जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो क्या है। ऑप्शंस पढ़ लीजिए अच्छे से। तो द राइट आंसर इज बी। इसका सही आंसर है बी। कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन होगी, मैम बी क्यों, सब्जेक्ट नॉलेज भी तो जरूरी होता है, वही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। भाई सब्जेक्ट नॉलेज आपके पास बहुत सारा है, बट आपको उसको एक्सप्लेन करना ही नहीं आता है, तो वो सब्जेक्ट नॉलेज किसी काम का नहीं है एक टीचर के लिए, ठीक है ना। तो एक गुड टीचर के लिए सबसे अच्छी क्वालिटी होती है कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है तो सब्जेक्ट का नॉलेज तो आप ले सकते हो, इन्फॉर्मेशन आप आगे चल के भी कलेक्ट कर सकते हो, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। बट अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो कितना भी नॉलेज क्यों ना हो, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, राइट। सो दिस इज द गुड वन, एक अच्छा संचार कौशल। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, व्हाट डू यू कंसिडर एज द मेन एम ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। आपको बताना है कि अंतर विषयक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या मानते हैं आप, है ना। आपको बताना है इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च का मुख्य कंसिडरेशन या मुख्य एम क्या है। द राइट आंसर इज बी। इसका सही आंसर है बी, टू ब्रिंग अवर होलिस्टिक अप्रोच टू रिसर्च। ये क्या करता है, अनुसंधान के लिए हमारे समग्र दृष्टिकोण को लाने के लिए करता है। क्यों, और क्योंकि यहाँ पर इंटरडिसिप्लिनरी की बात की गई है, यानी कि सभी को एक साथ, सारे डिसिप्लिन को एक साथ हम लेकर आना चाहते हैं, तो दिस इज द होलिस्टिक अप्रोच। होलिस्टिक यानी टोटल, समग्र। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, डैश इज अ टाइप ऑफ मेमोरी सेक्रेटरी दैट होल्ड द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन। कौन सी मेमोरी है जो कंप्यूटर के स्टार्ट में यूज की जाती है, ये तो क्या सभी को पता होगा। तो द राइट आंसर इज 3, दैट इज द रीड ऑनली मेमोरी, है ना। इसको कहते हैं हम रोम। जो जो आप जब कंप्यूटर जब स्टार्ट करते हैं उस समय पर बहुत सारी चीजें जो चलती हैं ना, और फिर हमारे सामने सिर्फ स्क्रीन निकल कर आती है, तो जो चलती हैं वो आपकी रीड ऑनली मेमोरी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, डीवीडी टेक्नोलॉजी यूज फॉर द ऑप्टिकल मीडिया टू स्टोर द डिजिटल डेटा। डीवीडी इज द एक्रोनिम्स ऑफ। अब तो खैर डीवीडी भी नहीं चलता, लेकिन लाइक चलता क्या, अब कोई इतना यूज नहीं करता है आजकल, तो और भी ज्यादा अच्छे अच्छे साधन आ चुके हैं स्टोरेज के लिए। बट डीवीडी का फुल फॉर्म सीधा सीधा आपसे पूछा गया है, क्या है इसका एक्रोनिम्स। तो द राइट आंसर इज 3, दिस इज डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। हमें तो पढ़ना है ना एग्जाम के पर्सपेक्ट से, तो ये हमें पता होना चाहिए। दिस इज द दिस वन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंट फॉर्म ऑफ अदर मेंबर्स। इनमें से ऑड वन आउट को आपको आइडेंटिफाई करना है, आसानी से कर सकते हो। गूगल, विंडो, लाइनेक्स, मैक्स। द राइट आंसर इज ए। क्यों, क्योंकि गूगल जो है वो सर्च इंजन है, लेकिन बाकी सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इसलिए गूगल जो है वो आपका इसमें आंसर आएगा, ठीक है। 15 हो गया। नाउ इसका तो आ गया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने था कि वर्किंग हाइपोथेसिस क्या होती है, अप्रूव हाइपोथेसिस एंड आर्ग्यूमेंट, या फिर मतलब क्या होगी। तो जैसा आपको भी पता है वर्किंग हाइपोथेसिस यानी कि कार्य परिकल्पना के बारे में बात की जा रही है। तो हाइपोथेसिस
जिस पे आप काम कर रहे हो वो हमेशा एक टेंटेटिव होती है। टेंटेटिव यानी कि वो अभी तक प्रूफ नहीं है ना? तो वो कैसी होगी? एक तरह से आपकी प्रोविजनली एक्सेप्टेड होगी। वो कैसी होगी? वो प्रोविजनली एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस होगी। टेंटेटिव हाइपोथेसिस होगी, प्रोविजनली एक्सेप्टेड होगी। मतलब आगे के शोध के लिए एक अस्थायी रूप से स्वीकृत परिकल्पना है। जब आपका प्रूफ हो जाएगी तब वो परमानेंट होगी। बट अभी वर्किंग हाइपोथेसिस कैसी होगी? प्रोविजनली एक्सेप्टेड होती है, जिससे आप अपनी फर्दर रिसर्च को काम करते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। तो कितने क्वेश्चंस के आंसर्स आपके सही निकले हैं जरूर उसको टैली कीजिएगा, और मैक्सिमम सही निकले हैं तो वेल एंड गुड है, हम एक स्टेप और आगे बढ़ चुके हैं, है ना? और गलत निकले हैं तो आइडेंटिफाई करिए कि गलत क्यों निकले हैं। ओके, तो ज्वाइन द टेलीग्राम फॉर अपडेट द क्लासेस इन्फॉर्मेशन। वीडियो में अपने अपने अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, कीप स्टडी हार्ड एंड स्मार्ट, टेक केयर।